भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप कोई भी पुस्तक लेंगे, सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, मामोरिया एंड जैन, या कोई भी हिंदी या इंग्लिश, आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो इस प्रकार मिलेंगे। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, शॉर्ट में समझ लीजिए। विशेष तौर पर पढ़ना हो, P1 बैच ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 1900 में लाइफ टाइम। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, अभी 35,000 का है, डिस्काउंट के बाद 1 जनवरी से 42,000 का होगा। गोल्ड बैच ज्वाइन करिए, 1,25,000 का, 1,35,000 का होगा। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐड कर दीजिए तो प्लेटिनम बैच 1,70,000 का है, जो 1,80,000 का होगा। अभी समय है, पाना है तो आ, कुछ देर नहीं है। आनंद प्रदीक्षित के घर न देर है न अंधेर है। भगवान तो हूँ नहीं, इसलिए मन से पढ़ाता हूँ, मेहनत से पढ़ाता हूँ, फीस लेता हूँ। कोई फीस रिफंडेबल नहीं है, ये सोच के आइए। मन से पढ़ने के लिए आइए। वीडियो जितने टाइम के लिए दिए जाएं उतने टाइम में वॉच करने हैं, ये जान लीजिए। तो पर्यावरण भूगोल, सबसे पहले आती है परिभाषा, विषय क्षेत्र, संकल्पनाएं। ये नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आता है पर्यावरण परिभाषा, पर्यावरण की संरचना और प्रकार, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी, इसमें आपको सिर्फ पर्यावरण की परिभाषा पढ़नी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, पर्यावरण, प्रकृति, पर्यावरण और प्रकृति। अब मैं डबल लैंग्वेज यहाँ नहीं बोलूँगा, क्लास में तो बोलता हूँ, पेड क्लासेस में, यहाँ पर नहीं बोलूँगा। हिंदी बोल रहा हूँ, सबको समझ में आती है। अगर नहीं आती है तो भारत सरकार की नौकरी कैसे करोगे? हिंदी राजभाषा है। पर्यावरण और प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति, पर्यावरण और समाज, ये सब नहीं पढ़ना है। ये उनको पढ़ना है जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तीसरा अध्याय, मैं सविंदर सिंह की मैं प्लेलिस्ट कहने जा रहा था, मैं सूची देख रहा हूँ। मानव पर्यावरण संबंध, निश्चयवादी उपागम, उद्देश्यमूलक उपागम, संभववादी उपागम वगैरह वगैरह उपागम हैं बहुत सारे, यानी अप्रोचेज़ हैं। बड़ी ही सरसरी निगाह से पढ़नी है इन्हें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आर्थिक विनिश्चयवादी उपागम यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट अप्रोच, ये आपको पढ़नी है। इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़नी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, पर्यावरण और मनुष्य, मैन इकोलॉजी इंटरेक्शन, मैन एंड इकोलॉजी, और मानव और पर्यावरण संबंध, अंतःक्रिया भी और संबंध भी, इंटरेक्शन भी और रिलेशन भी, ये पढ़ना है। मेरा एक सूत्र याद रखिए, एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी, even a bookseller knows what to study, but only a topper knows what to omit. छोड़ना क्या है ये सिर्फ एक टॉपर जानता है, और ईश्वर की परम अनुकंपा से मैं वो टॉपर हूँ। 1983 बैच UPPCS असिस्टेंट कमिश्नर, उस बैच का मैं टॉपर हूँ। और मैं सदैव सभी क्लासेस में टॉपर रहा हूँ, सभी क्लासेस में, चाहे वो बोर्ड हो तो बोर्ड टॉपर, यूनिवर्सिटी हो तो यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट। 7 विषय में PG हूँ, 4 बार PCS में सेलेक्टेड हूँ, IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड हूँ, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगला अध्याय है इकोलॉजी पर। इसमें अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य, विषय क्षेत्र, पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए। अगला है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तो असाइनमेंट भी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको करके भी बेड़ा पार हो जाता है। अगला है जीवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, ये आपको पढ़ना है। सॉइल सिस्टम में आपको केवल कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, नॉर्मली 14 प्रकार की बताते हैं, तो वो मिट्टियां आपको पढ़नी है, वर्गीकरण पढ़ना है, बाकी चक्कर में नहीं पढ़ना। परिभाषा, मृदा की, मिट्टी की परिभाषा, उसके संघटक, संरचना वगैरह, परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल, इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, सॉइल का जो जनरेशन है कैसे होता है वो। इसके बाद है पारिस्थितिकी उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये पोषण से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आहार श्रृंखला इसमें मेन है, जो फूड चेन है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक मज़े की बात बताऊं, तमाम मांसाहारी लोग अपने पक्ष में ये कहते हैं कि मांस इसलिए खाते हैं कि प्रोटीन की ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसकी उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए जानवर खा जाते हैं। लेकिन मज़े की बात ये, वो जिन जानवरों को खाते हैं, ज़्यादातर जानवर वो होते हैं जो कि जानवर नहीं खाते, जो कि हरे पत्ते खाते हैं। मतलब उन जानवरों को जो ऊर्जा मिलती है वो सब्जियों से, हरे पत्तों से मिलती है, यानी वेजिटेरियन खाने से मिलती है। उन जानवरों को खाकर हम ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। अरे भाई, तो सीधे वो जहाँ से ऊर्जा लेते हैं वही खाओ ना। नहीं समझ में आती लोगों को। पता नहीं कैसे एक जिंदा प्राणी को मार के उसका रक्त खा जाना, रक्त को खून उबाल के भून के पी जाना, खा जाना, कैसे गवारा होता है, मेरी समझ के बाहर है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहा करते थे, मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर आप जानवरों को मारकर दफना देते हैं। एनीवे, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का संचरण, इसके अंदर कार्बन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस चक्र इंपॉर्टेंट है, और अपरदन जो होता है, यानी कि एरोजन। इसके बाद अगला चैप्टर है प्लांट सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। एनिमल किंगडम है अगला। ये सब बायोलॉजी वालों को पढ़ने दीजिए, आपके जीएस में इतना सब नहीं आएगा, और ख़ासकर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी टाइप की चीज़ें नहीं पढ़नी है। बायोम पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवोम, बायोम, परिभाषा, प्रकार। इसके बाद पर्णपाती वन, जो फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, सवानाज, रूम सागरीय शीतोष्ण घास प्रदेश, टुंड्रा बायोम, सागरीय बायोम, शीतोष्ण कोणधारी वन, ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। टैगा बायोम, दीज आर इम्पॉर्टेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे विषय में भावुक कहाँ से हो गया। अभी 14 दिन पहले मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े साड़ू भाई इस संसार में नहीं रहे, 80 वर्ष की आयु में। उनके साथ मैंने 10-12 यात्राएं की थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की। वो रास्ते में वनों के प्रकार बताते जाते थे, हमेशा हमेशा बताते थे, ये कोणधारी वन है, ये बायोम होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। गणित के प्रोफेसर रहे थे, भूगोल के भी प्रोफेसर थे। इंटर कॉलेजेस में कई विषय पढ़ाने को दिए जाते हैं। बीच बीच में चट्टानों के प्रकार, इग्नियस रॉक्स वगैरह, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जानकारी देते चलते थे। कोणधारी वन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये शब्द वो बहुत बोलते थे। अक्सर कहते थे कि इस तरह के वन हैं ये। वनों से बहुत आकर्षण उन्हें लगता था। हम लोगों ने साथ साथ बहुत यात्राएं की। चलिए आगे चलते हैं, शो मस्ट गो ऑन। अगला चैप्टर है मनुष्य, पर्यावरण तथा भूमंडलीय ऊष्मन। ये जो थर्मल एनर्जी है उसके ऊपर है, विकिरण के ऊपर है, इंसोलेशन के ऊपर है, ऊष्मा संतुलन है, सौर बजट है, ओजोन परत है, ओजोन छिद्र है, ओजोन हैलो है, ओजोन क्षरण है, ओजोन ओजोन ओजोन, और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये आप जानती हैं, वैसे मैं ना बताऊं तब भी आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आईएसपीसीएस वाले इन बातों को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं।
जलवायु परिवर्तन, थोड़ा बाहर आ पाया। अर्थ और संकल्पना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मापक आयाम इम्पोर्टेंट नहीं है, जलवायु परिवर्तन के संकेतक इम्पोर्टेंट नहीं है, जैविक संकेतक इम्पोर्टेंट हैं, पराग विश्लेषण बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रमिकी, प्राणीजात, फॉनल संकेतक, आइसोटोप विश्लेषण इम्पॉर्टेंट हैं। इंडिकेटर्स तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादातर, क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स, टेक्टोनिक इंडिकेटर्स, जियोमॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स, सागर तल वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट हैं सारे। इसके बाद ऊष्मा बजट वगैरह तो है ही इम्पॉर्टेंट। सौर कलंक वो तो बता ही चुके हैं। सौर कलंक जो सोलर फ्लेयर्स हैं और जो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, लेकिन ये जलवायु का वर्गीकरण ये सब थ्योरी नहीं आती है। अगला चैप्टर है मनुष्य और पर्यावरणीय प्रक्रम, प्रोसेसेस। तो इसमें प्रोसेसेस में नदी, तट और परिहिमानी यानी पेरीग्लेशियल, कोस्टल और रिवर, इसके बाद अंडर ग्राउंड वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और पेडोलॉजिकल प्रोसेस यानी मृदा की जो प्रक्रिया है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला चैप्टर है सॉइल एरोजन। एरोजन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, हम बता ही चुके हैं, तो एरोजन तो सारे पढ़ लीजिए। एरोजन्स में जो फिगर्स हैं उनकी जो बनती हैं वो काफ़ी मज़ेदार भी लगती है हमें तो, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक चैप्टर है जो आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये पब्लिक एड के सेकंड पेपर का भी यूनिट है, ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है सारा का सारा। टेरेस्ट्रियल हैज़ार्ड्स, डिज़ास्टर्स, वायुमंडलीय प्रकोप, आपदाएं, जितने तरह की आपदाएं हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चन इनमें से आते हैं। प्रदूषण तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही। प्रदूषण में से याद रखिए थ्योरी नहीं आती ज़्यादा, प्रैक्टिकल आता है, जो डे टू डे लाइफ में होता है वो आता है। पर्यावरणीय संसाधन, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, पर्यावरण नियोजन प्रबंधन, ये इसमें जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब भारत में क्या क्या स्थितियां हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, पर्यावरण की, और प्रदूषण की, और अपरदन की, और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। और भारत के कानून कौन कौन से हैं, भूकंप के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, सूखा के बारे में, सुनामी के बारे में, यानी आपदा प्रबंधन के बारे में, वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सप्ताह में एक बार मैं उपस्थित रहूँगा आपके सामने, लेकिन हो सके तो P1 बैच IAS-PCS के लिए, और P2 बैच जो है वो डिविनिटी के लिए, एक अद्भुत, एक आनंदपूर्ण जीवन के लिए ज्वाइन कीजिए। लाइफ मैनेजमेंट टोटली बंद कर दिया गया है। लाइफ मैनेजमेंट ईश्वर ही आपका करेंगे और आप स्वयं करेंगे। मैंने बहुत सजेस्ट कर लिया, 22 साल से कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा विश्राम ले रहा हूँ लाइफ मैनेजमेंट से। लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने वीडियोस थे वो भी परमानेंटली डिलीट कर दिए गए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप सबका लाइफ मैनेजमेंट वो करें, क्योंकि मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं कर भी नहीं सकता। क्योंकि मुख्य बात यह है कि मैं जो कहता हूँ वो आप करते नहीं हैं, फिर बाद में जब समस्या आती है तो आप कहते हैं कि गुरुजी समस्या का समाधान बताइए। अब आपने बीज तो बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से पाए, तो अब गुरुजी कैसे आम लगा देंगे। तो ये निरंतर मैं देख रहा हूँ, और इसीलिए टीनेजर्स के लिए जो मैंने सोचा था, बहुत बढ़िया विस्तार से परिकल्पना की थी, एक क्षण में ध्वस्त हो गई किसी की वजह से, और वो मैंने विचार ही छोड़ दिया कि मैं उन्हें उनके माता पिता के ही हवाले करता हूँ। मैं उन्हें नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो मेरी बात मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो फिर मैं क्या सिखाऊं। मैं अपना समय नष्ट करूं, इस उम्र में इतनी मेहनत करूं, और वो भी निःशुल्क। तो बहुत से लोग इस बात के लिए मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूं। किसी बैच में थोड़ी सी धनराशि अगर मिलती है
तो मेरा काम चलता है। इस उम्र में भी मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, बच्चों पे बोझ नहीं बनना चाहता। तो वो भी निःशुल्क, और वो भी थैंकलेस जॉब। और थैंकलेस के अलावा तमाम बातों के लिए पेरेंट्स कभी अध्यापक को अपना नहीं समझते, कभी भी। बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।